Welcome to all on a platform of our Nisha Academy. Today we are going to discuss a political science for a class 12th. Our first book, Politics in a Contemporary World. First chapter, The Era of a Cold War. कोल्ड वॉर का एरा 1945 से लेके 1991 तक चला था. कोल्ड वॉर बेसिकली यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में लड़ा गया था. कंटेम्प्रेरी क्या होता है? कंटेम्प्रेरी इज द इवेंट दैट हैव बीन टू अट्रैक्टिव फॉर द टुडे ऑल्सो. मतलब कोई भी एक ऐसी घटना या कोई भी एक ऐसी टेंशन जो मॉडर्न वर्ल्ड में आज के समय भी देखी जा सकती है. जैसे हम कह सकते हैं अ टसल फॉर अ पावर, अलाइड पावर, एक्सिस पावर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ रही थी, वैसे ही 1945 से लेकर 1991 के बीच में यूएसएसआर और यूएसए आपस में पावर को लेकर लड़ रही थी. पहला वर्ल्ड वॉर 1914 से लेके 1918 के बीच में होता है, जिसमें दो पावर फाइट कर रही होती है, एक अलाइड पावर, एक एक्सिस पावर, जिसके अंदर एक्सिस पावर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार जाती है और अलाइड पावर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीत जाती है. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ओवर होते ही अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन का एक ब्रेन चाइल्ड ये कहता है कि क्यों ना हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाएं जो आने वाले सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोक सके. तो एक लीग ऑफ नेशन नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जो हालांकि कुछ समय बाद ही खत्म हो जाती है. बट इस ऑर्गेनाइजेशन का मोटो था टू स्टेबलाइज द पीस इन अ वर्ल्ड. हालांकि ये किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है 1913 से लेके 1945 के बीच. अब हम बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने की सबसे बड़ी वजह क्या थी. सबसे बड़ी वजह थी ट्रीटी ऑफ वर्साइल. ये क्या थी? एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अलाइड पावर ने माना कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसके पीछे जो सबसे बड़ा हैंड है वो जर्मनी का है, और जर्मनी की वजह से ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था. तो जर्मनी के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगाए जाए, एक ऐसी ट्रीटी की जाए जिसके माध्यम से जर्मनी आगे किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके अलाइड पावर्स के लिए. तो जर्मनी के ऊपर अलाइड पावर्स द्वारा एक सैंक्शंस लगाई जाती है, जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल. इस ट्रीटी में क्या होता है कि जर्मनी बगैर अलाइड पावर से पूछे अपनी आर्मी नहीं रख सकती, कोई एक्सपेंडिचर नहीं कर सकती, किसी तरह का बजट नहीं बना सकती. शॉर्ट टर्म में अगर जर्मनी को कुछ भी करना है तो वो सब कुछ अलाइड पावर से पूछ के ही करना होगा. ट्रीटी ऑफ वर्साइल को अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस द्वारा जर्मन पे थोपा जाता है, लेकिन जर्मन के एक व्यक्ति एडोल्फ हिटलर द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है. हिटलर वही थे जिनकी पार्टी थी नाजी पार्टी. सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1913 से लेकर 1945 के बीच चलता है. ये वर्ल्ड वॉर भी दो पावर्स के बीच, एक्सिस पावर और अलाइड पावर्स के बीच होता है. देखते हैं इसे एक्सिस पावर और अलाइड पावर अगली स्लाइड पे. अलाइड पावर ब्रिटेन, अमेरिका, यूएसएसआर, फ्रांस और यहाँ पे जेजीआई, जर्मनी, जापान, इटली. वैसे अलाइड पावर को याद करने के लिए हम एक और ट्रिक देख सकते हैं, ABCFR, अमेरिका, फ्रांस, चाइना, ब्रिटेन, रशिया. हालांकि चाइना इनका पार्ट नहीं था, बट आगे चल के चाइना भी ज्वाइन कर लेता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर को यूएसएसआर के कहने पे. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने की वजह थी अमेरिका द्वारा हिरोशिमा नागासाकी पे 6 अगस्त और 9 अगस्त को दो बमों से अटैक करना. उन बमों के नाम थे लिटिल बॉय और फैटमैन. देखो ये रहा फैटमैन और ये रहा लिटिल बॉय, और ये आज के मुकाबले बहुत छोटे बम हैं, बहुत टिनी है. हम यहाँ पे बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होते अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने फिर से कुछ सोचा, और उन्होंने किस संस्था का निर्माण किया? यूनाइटेड नेशन. एक्चुअली इसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, बट ऑर्गेनाइजेशन आज के समय कट चुका है और ये यूनाइटेड नेशन ही है केवल, और ये आज के समय भी एग्जिस्ट करती है. इसका ऑब्जेक्टिव भी सेम था लीग ऑफ नेशन की तरह. इसका ऑब्जेक्टिव भी है पीस स्टेबलाइज करना वर्ल्ड के अंदर, और जो बहुत हद तक कामयाब भी है आज के समय. बात करते हैं यूएसएसआर का जन्म कैसे होता है. यूएसएसआर बोल्शेविक रेवोल्यूशन से यूएसएसआर का 1917 में जन्म होता है. एक्चुअली यूएसएसआर के अंदर दो रेवोल्यूशंस होते हैं, एक बोल्शेविक, एक मेंशेविक. तो हमारे सिलेबस में बोल्शेविक दे रखा है, तो हमें याद रखना है कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन थी जिससे यूएसएसआर का 1917 में जन्म होता है. अब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ अ कोल्ड वॉर, कि कोल्ड वॉर
क्या वजह थी कोल्ड वॉर के ओरिजिन होने की? तो सबसे पहली वजह जो थी और शायद इमीडिएट कॉज था, वो था अमेरिका द्वारा यूएसएसआर से न्यूक्लियर वेपन का सीक्रेट हाइड करके रखना, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अमेरिका ने जब 6 और 9 अगस्त को लिटिल बॉय और फैटमैन को यूज़ किया था, इस बात का एलाइड पावर के बाकी देशों को ये बात अच्छे से पता थी, बट यूएसएसआर को इस बात के बारे में कुछ भी पता नहीं था, जो एक बहुत बड़ा कोज रहा था वर्ल्ड वॉर का। ओके, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर दो सुपर्स पावर आती है इमर्ज होके, एक यूएसएसआर और एक यूएसए। ये सुपर्स पावर जो बेसिकली वॉर लड़ रही होती है, वो अपनी आइडियोलॉजी की वजह से लड़ रही होती है। क्योंकि हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो ये अच्छे फ्रेंड्स रहे होते हैं, बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आ चुके होते हैं, जो हमें दिखाई दे सकते हैं। द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड एक्सप्रेसिंग रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू पावर्स इज कोल्ड वॉर। अच्छा है कि कोल्ड वॉर कभी हॉट वॉर नहीं हुआ, अदरवाइज वो दूसरे के बाद तीसरे वर्ल्ड वॉर में भी कन्वर्ट हो जाता। कोल्ड वॉर की मीनिंग कर लेते हैं, क्या होता है कोल्ड वॉर? सिंपल सा एक टर्म है जिसका मतलब होता है, चाहे वो हम अमेरिका लें चाहे यूएसएसआर लें, उनके द्वारा अपने एनिमीज को हॉस्टाइल कर लेना। और ये एक ऐसा वॉर होता है जो आइडियोलॉजी बेसिस पे लड़ा जाता है, हेट्रेड के बेसिस पे लड़ा जाता है, हेटेड आर्ग्यूमेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं। कोल्ड वॉर होने के कुछ कॉजेज थे, जैसे पॉलिटिकल मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, डिप्लोमेटिक आउटब्रेक हो गए थे, यूएसएसआर और अमेरिका द्वारा अपने अपने मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस बना लेना, जैसे अमेरिका द्वारा नाटो, यूएसएसआर द्वारा वार्सा का बनाया जाना, एस्पेनॉइज होना, जैसे U2 प्लेन इंसिडेंट। U2 प्लेन इंसिडेंट क्या था कि अमेरिका द्वारा अपना एक प्लेन उड़ाया जा रहा था, जिसे यूएसएसआर द्वारा मार के गिरा दिया गया था, और ये स्टेटमेंट दी गई थी यूएसएसआर द्वारा कि अमेरिका अपने ड्रोन से हमारे एरिया के ऊपर सर्विलेंस रख रहा है, जो कि गलत है। हालांकि ये ट्रू था नहीं था, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा था। कैसे? अगर यूएस से कोई एक स्टेटमेंट देता तो यूएसएसआर दो स्टेटमेंट देता, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। ओके, द कोल्ड वॉर थॉट नॉट अ वॉर वॉज द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग वॉर लाइक अ सर्कमस्टेंसेज। कोल्ड वॉर कुछ नहीं था, कोल्ड वॉर तो हम कह सकते हैं एक कंडीशंस है। मतलब ऐसा फील होता है कि वॉर होने ही वाला है, बट वॉर होता नहीं है। दोनों कंट्रीज एक दूसरे के सामने तो बहुत बार आए, जैसे कोरिया संकट में आए, उसको छोड़कर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में आए, बट इन दोनों देशों ने युद्ध कभी नहीं लड़ा, क्योंकि इन दोनों देशों को अच्छे से पता था कि युद्ध का मतलब, अगर हम वॉर लड़ते हैं तो उसमें दोनों का लॉस है, क्योंकि हम दोनों कंट्रीज अच्छी कंट्रीज हैं और दोनों के पास आज के समय न्यूक्लियर वेपन है। उसके कॉजेज ऑफ अ कोल्ड वॉर करते हैं। कोल्ड वॉर पे एक स्टेटमेंट दी गई थी, जिस स्टेटमेंट को फुलटन स्पीच कहते हैं। ये फुलटन स्पीच क्या थी? एक्चुअली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने क्या बोला था कि ये जो यूएसएसआर है ना, ये काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक कंट्री है। मतलब जब इसे बेनिफिट दिखता है तो दूसरे देशों के सामने आती है, और जब बेनिफिट नहीं दिखता तो दूसरे देशों से अपने संबंध अच्छे नहीं बनाती। हुआ क्या, विंस्टन चर्चिल ने माना कि शायद ब्रिटेन और अमेरिका अगर चाहे और अपनी पूंजीवादी विचारधारा को एक्सप्रेस करें, एक्सपेंड करें, तो हम अपने आप को कर्टेल कर सकते हैं, बचा सकते हैं। किससे? यूएसएसआर से, क्योंकि यूएसएसआर बहुत तेज़ी से अपनी विचारधारा को, अपनी आइडियोलॉजी को फैला रहा है, और ये नौ स्वतंत्र राष्ट्र जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं उन्हें बहुत अच्छी लग भी रही है। सेकेंड कॉज था ट्रूमैन प्रिंसिपल। ट्रूमैन प्रिंसिपल क्या था? जो ट्रूमैन थे वो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने ये बात बोली थी कि जो यूएसएसआर है वो एक ऐसी कंट्री है जिस पे हम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि यूएसएसआर क्या कर रहा है, जो ग्रीक या न्यूली कंट्रीज है टर्की लाइक, ये जैसे इन्हें फ्रीडम मिली है, यूएसएसआर इनकी तरफ जा चुका है, इन्हें प्रपोजल्स दे रहा है और चाहता है कि ये लोग उसके साथ चले जाए, ना कि अमेरिका जैसे देशों के साथ आए, ना कि पूंजीवादी विचारधारा को अपनाएं। जिसकी वजह से ट्रूमैन ने माना कि शायद हमें एक ऐसी प्रिंसिपल्स को लेके आना चाहिए जिसके साथ हम जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं उन्हें सही डायरेक्शन दे सके। मार्शल प्लान। मार्शल प्लान क्या था? अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन के देशों की इकोनॉमिकली हेल्प करने के लिए एक प्लान बनाया था, इसे मार्शल प्लान कहते हैं, जिस प्लान को यूएसएसआर द्वारा गलत माना गया था। यूएसएसआर ने माना था अमेरिका अपनी कैपिटलिस्ट कंट्री होने का फ़ायदा उठा रहा है, अपने पैसों का शो ऑफ कर रहा है,
और वो क्या कर रहा है, जितनी भी न्यूली कंट्रीज़ है उन्हें अपनी ओर कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा कॉज रहा शीत युद्ध का, कोल्ड वॉर का, द ब्लॉकेड ऑफ बर्लिन। एक्चुअली था क्या, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो जर्मनी था को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। एक तरफ था ईस्ट, जर्मनी था वेस्ट, ठीक है। जो वेस्ट था वो अमेरिका का था और जो ईस्ट था वो यूएसएसआर का था। यूएसएसआर ने क्या करा, 1961 में बर्लिन के अंदर ग्रेट वॉल ऑफ बर्लिन बना दिया ताकि वेस्ट के लोग ईस्ट में ना आ सकें, और ये एक बहुत बड़ा कोज रहा था कोल्ड वॉर का। सेकंड, बर्लिन की वॉल को बनाने का सबसे बड़ा कोज ये रहा कि यूएसएसआर चाहता था कि हम किसी भी तरह कंप्लीटली क्या करें, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्हें कर्टेल कर दे, और जो भी हमारी इकोनॉमी है उसे हम बस अपने तक ही रखें। ओके, नेक्स्ट कोज क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ नाटो। नाटो का पूरा नाम होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे 1949 में अमेरिका द्वारा बनाया गया था। नाटो का सिंपल सा मतलब था, अगर नाटो में शामिल किसी भी कंट्री पे अगर कोई भी हमला करता है तो हमला सब पे माना जाएगा, और उस हमले का बदला सारे देश लेंगे। इसी के बदले इसी का जवाब देने के लिए यूएसएसआर द्वारा एक संधि बनाई गई, एक सैन्य संधि करी गई, जिसका नाम था, एक मिनट जस्ट वेट, जिसका नाम था, सॉरी जस्ट वेट, इसका नाम था वारसा, WARSAW, वारसा। 1955 में यूएसएसआर द्वारा वारसा बनाई गई ताकि वो अमेरिका को कर्टेल कर सके। ओके, अगला कोज क्या था, स्प्रेड ऑफ अ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इन चाइना। चाइना के अंदर साम्यवादी विचारधारा, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का फैलना, जो कि अमेरिका को ठीक नहीं लगा, क्योंकि चाइना को रिसेंटली फ्रीडम मिली थी और चाइना एक ऐसी कंट्री थी जिसके अंदर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी, जो कि अमेरिका ऐसी कंट्री की हेल्प कर सकती थी, जो बात अमेरिका को गलत लगी। अगला कोर्स क्या था, यूएसएसआर द्वारा न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट करना, जो अमेरिका को बहुत गलत लगा। हालांकि अमेरिका न्यूक्लियर वेपन को बहुत पहले टेस्ट कर चुका था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 6 अगस्त 9 अगस्त को अमेरिका द्वारा लिटिल बॉय और फैटमैन को यूज़ किया गया था। ओके, ये सारे मेन कॉजेज थे जिसकी वजह से कोल्ड वॉर शुरू हुआ था। ओके, इसको छोड़कर एक ये कॉज है या शायद कुछ अजीब सी है बात कि अमेरिका और यूएसएसआर ने स्पेस रेस को भी शुरू कर दिया था। स्पेस रेस मतलब पहले तो वो लैंड टू लैंड वॉर लड़ रहे थे, अब उनका मानना था कि हम स्पेस में न्यूक्लियर वेपन लगाएंगे, और जब हमें लगेगा कोई सामने वाली कंट्री हमारे लिए कुछ गलत कर रही है, कोई कॉन्स्पिरेसी कर रही है, तो हम उसके ऊपर हमला कर देंगे स्पेस से। हालांकि ये स्पेस वॉर ज़्यादा समय तक रहा नहीं, क्योंकि उस समय इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज थी नहीं कंट्रीज़ के पास। बट इस स्पेस वॉर का एक फ़ायदा हुआ कि मॉडर्न टाइम में, आज के समय, इस स्पेस वॉर की वजह से बहुत सी न्यू न्यू टेक्नोलॉजी इमर्ज होकर आई है और नई नई डिस्कवरी करी जा रही है। ओके, कॉन्सिक्वेंसेस कर लेते हैं कोल्ड वॉर के क्या हुए। अच्छा, पहले कॉन्सिक्वेंसेस और कॉजेज में क्या डिफरेंस होता है एक बार वो डिस्कस कर लें। देखो, कॉजेज क्या होते हैं, किसी भी चीज़ के शुरू होने की वजह, कोई भी जब स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, किसी भी चीज़ के शुरू होने की जो वजह होती है उसे हम कॉजेज कहते हैं। जैसे कोल्ड वॉर शुरू होने की वजह क्या थी, हम कह सकते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड होना, तो वो क्या था, कोल्ड वॉर के शुरू होने की वजह, तो वो कॉजेज में आया। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, देखो, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब होता है जब कोई चीज़ एंड होती है तो हम उसे कॉन्सिक्वेंसेस से काउंट करते हैं। जब कोई चीज़ स्टार्ट होती है, व्हेन समथिंग बिगिंस वी काउंट विद द कॉजेज, व्हेन समथिंग एंड्स वी काउंट विद द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो पहला कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, चलो बहुत अच्छी बात है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वैसे ही बहुत लॉस हुआ था, अब थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। सेकेंड, कि डिफरेंट आइडियोलॉजी इमर्ज होके आई। देखो, जैसे अमेरिका का कैपिटलिज्म होके आना, यूएसएसआर का सोशलिज्म, जिसे हम कम्युनिज्म भी कहते हैं, ठीक है। हालांकि इन टर्म्स में आज के समय थोड़ा डिफरेंस है, उस समय इतना डिफरेंस नहीं हुआ करता था। तो ये अच्छी बात थी कि इंडिया ने एक मिक्स इकनॉमी अपनाई, तो एक अच्छी बात थी कि डिफरेंट आइडियोलॉजी इमर्ज होके आई थी। थर्ड, स्पेस रेस का वर्थ होना, अभी हमने बात करी थी कि स्पेस रेस से बहुत फ़ायदे हैं। जैसे आज के समय हम मंगल पे पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं कि मंगल पे लाइफ है या नहीं है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री ट्रीटीज़, हमने ऑलरेडी बात करी थी कि अमेरिका ने नाटो बनाया, यूएसएसआर ने वारसा बनाया, आगे चल के और भी कंट्रीज़ ने इन्हें ज्वाइन किया। ओके, बेटर अपॉर्चुनिटी मिली किनको, न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस को। ये वो नेशंस थे
जिन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और इन्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई ताकि आगे कुछ अच्छा कर सके। हमारा अगला टॉपिक क्या है? क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। अच्छा, पहले हम इसे क्यूबा मिसाइल क्राइसिस को करने से पहले एक अगली स्लाइड देखते हैं, उसके बाद इस पर वापस आएंगे। देखो, ये है हमारा, एक मिनट पॉइंटर ले लेते हैं। हाँ देखो, ये है यूएसए, यहाँ पे दिख रहा है, ये है यूएसए, ये है क्यूबा। जस्ट देखो यहाँ पे, हाँ ये क्यूबा है, ये यूएसएसआर। देखो एक मिनट पेन ले लेते हैं। हाँ देखो, जो यूएसए है और क्यूबा है, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 144 किलोमीटर का है, बस 144 किलोमीटर का, ठीक है। और जो क्यूबा है, क्यूबा और जो यूएसएसआर है, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 11,000 किलोमीटर का है। देखो अजीब सी बात है ना कि यूएसए जो है वो क्यूबा की एक नेबरिंग कंट्री है, और जो यूएसएसआर है वो क्यूबा से बहुत दूर है। बट क्यूबा के अंदर जो आइडियोलॉजी है, देखो आइडियोलॉजी जो है क्यूबा के अंदर वो है कम्युनिज्म, जो यूएसएसआर की है, और अमेरिका की आइडियोलॉजी है कैपिटलिज्म। यही वो वजह थी जिसकी वजह से क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था। हालांकि इसका कॉज एक और है, अभी हम उसे भी डिस्कस करते हैं। यूएसए का मानना था कि क्यूबा जो हमारा पड़ोसी देश है वो हमारी आइडियोलॉजी को फॉलो ना करके हमसे दूर बैठे यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। देखो जैसे यहाँ पे अच्छे से दिख जाएगा। देखो ये है क्यूबा, ये जो लाइन सी है ये हमारा यूएसए है, और ये हमारा यूएसएसआर, जिसे आज के समय हम रशिया कहते हैं, रूस कहते हैं। देखो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस को हम अक्टूबर क्राइसिस के नाम से भी जानते हैं। ये 1962 में हुआ था। इसके होने की वजह क्या थी? इसके होने की जो वजह थी, इसके होने की जो मेन वजह थी वो थी यूएसएसआर द्वारा क्यूबा के अंदर मिसाइलें लगा देना, ठीक है, ताकि वो अमेरिका के ऊपर आसानी से हमला कर सके, इन्वेड कर सके जब भी उसे ज़रूरत पड़े। हालांकि इस बात का पता 3 हफ्ते बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को पता चल जाता है, और इस बात को सुलझा भी लिया जाता है। लेकिन यूएसएसआर ने ऐसा किया क्यों था? यूएसएसआर ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो अमेरिका के अंदर डिस्ट्रेस पैदा कर सके, अमेरिका को टीज कर सके, और अमेरिका से कोल्ड वॉर की जो कंडीशन है उसमें अमेरिका को ये प्रूव कर सके कि हम पावरफुल हैं और हम आज के समय बहुत ज़्यादा इमर्स कर रहे हैं, ठीक है। जैसे क्यूबा इज़ अ स्मॉल आइसलैंड कंट्री ऑफ द कोस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट एंड द फिडल कास्त्रे। एक बार फिडल कास्त्रे देखो, तीनों यहाँ पे देख लेते हैं पहले। ये फिडल कास्त्रे हैं, क्यूबा के प्रेसिडेंट थे। जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, और नितिका क्रुश्चेव यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो याद रखना, नाम भी लिखने को आ जाते हैं। फिडल कास्त्रे वॉज द लीडर ऑफ अ क्यूबा, बट क्यूबा एक्सेप्टेड कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। हमने ऑलरेडी बात करी कि क्यूबा के अंदर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, जो बात किसको बुरी लग रही थी? यूएसएसआर को बुरी लग रही थी। और साथ ही साथ जो यूएसएसआर है वो क्यूबा को आर्म्स, एडवाइस, ये सारी चीज़ें देता था जो कि अमेरिका को बुरी लग रही थी। द सोवियत यूनियन लीडर नितिका क्रुश्चेव डिसाइडेड टू कन्वर्ट क्यूबा इनटू अ रशिया मिलिट्री बेस एंड 1962 इट वाज डन, ठीक है। उन्होंने कोशिश करी कि वहाँ पे हम थोड़ी मिसाइलें लगाते हैं, और 1962 में उन्हें मौका भी मिल गया। सोवियत यूनियन कुड अटैक द यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम द नियर बाय एंड हर्ट द यूनाइटेड स्टेट मोर, ठीक है, क्योंकि क्यूबा के अंदर यूएसएसआर को अच्छी पॉसिबिलिटी लगी, और यूएसएसआर को लगा कि हमारे पास अच्छा मौका है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था को और नुकसान पहुंचा सकते हैं। ओके, अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी केम टू नो ऑफ दिस 3 weeks लेटर। ही डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग विद विच कुड वॉर टुक द प्लेस, ठीक है। हमने ऑलरेडी बात करी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं चाहते थे जॉन एफ कैनेडी की 3rd वर्ल्ड वॉर हो जाए, क्योंकि क्यूबन मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु, एपिक पॉइंट या टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। वी कैन कंसीडर दैट अगर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो जाता, सो दैट वाज कन्वर्टेड इनटू अ 3rd वर्ल्ड वॉर, एंड वी कैन एज्यूम अगर 3rd वर्ल्ड वॉर होता तो क्या होता, बिकॉज बोथ द कंट्रीज अमेरिका एंड यूएसएसआर बोथ हैड द न्यूक्लियर वेपन, और वो न्यूक्लियर वेपन कोई फैटमैन और लिटिल बॉय जैसे नहीं थे, अब बहुत बड़े थे। अगर वर्ल्ड वॉर होता तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी, ठीक है। इन्हें तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। Thank you for watching our video. Please subscribe, like and share our channel. You can follow us on Instagram. You can join us on a Telegram group also. Subscribe the channel and press the bell icon for the notification of our latest videos when it goes live.